हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का ये वीडियो बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक का होने वाला है और इसमें बेहद ही डिटेल डिस्कशन के साथ सारे क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चन बैंक लिए हैं तो अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी प्रश्न 2005 से अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारा का सारा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अंत तक आप लोग बने रहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्पाद दारोगा नियुक्ति परीक्षा 1/9/2012 का पेपर, और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं और आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है, कमेंट करिए। तो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन अगर आता है प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होता है। अब देखिए कितना सारा फैक्ट्स इससे रिलेटेड है, आप लोग ज़रूर इसे रिवीजन करिए, रिवाइज करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। भारतीय संविधान द्वारा उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्याख्या नहीं किया गया है, यह राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है। सरदार पटेल को गुजरात के बारदोली सत्याग्रह से लोकप्रियता मिला था। इसके बाद याद रखिए, देश की आज़ादी के बाद भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने अर्थात भारतीय एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका बहुत ही अहम थी, इसलिए इन्हें लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है, ये भी याद रखिए, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। सरदार पटेल जन्म दिवस जो है इनका 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया है इन्हीं से संबंधित है। देखिए जितना फैक्ट्स है वो बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए सारे फैक्ट्स को जरूर याद करिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री में थे। वर्ष 1954 तक भारत के कानून मंत्री रहे। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, वास्तुकार, शिल्पी में आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। तो ये सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा गया है। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इसमें याद रखिए, नोट लिखा हुआ है कि इन सभी के ऊपर विस्तृत जानकारी आधुनिक भारत के इतिहास में दिया जाएगा। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल आप डिटेल में और भी इसका क्वेश्चन देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र इसमें आप देखेंगे तो दादर और नगर हवेली इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय ये सभी भारतीय राज्य हैं। दादर और नगर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र से घिरा एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। 1954 के पूर्व इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हुआ करता था। 11 अगस्त 1961 में दादर और नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। और याद रखिए, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा एक साथ मिलाकर नए केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन दीव बना दिया गया। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा, नेफा होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1987 में राज्य का दर्जा दिया। मिजोरम को वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर
क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 20 फरवरी 1987 में भारत का एक राज्य बना। मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में गठित किया गया था। इसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लिखा गया है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नोट है कि कौन किसको त्यागपत्र देता है, इसकी चर्चा ऊपर किया जा चुका है। तो कल के वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो डिटेल इसका डिस्कस किया गया था। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग जो है इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों ऑप्शन में कोई नहीं है। योजना आयोग का निर्माण भारतीय संविधान के द्वारा नहीं किया गया था, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ईस्वी याद रखिएगा 1950 को। योजना आयोग एक सलाहकारी, गैर संवैधानिक, संवैधानिक निकाय था। इसके बाद याद रखिए योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे एवं अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ठीक है। इनके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे एवं श्री सोनटेक सिंह अहुलवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इनका प्रमुख कार्य है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाना। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर इसके जगह नीति आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया? नीति आयोग। और ये बना है 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। नोट दिया है कि इसके बारे में विशेष जानकारी इकोनॉमिक्स के चैप्टर में दिया जाएगा। तो जब इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो डिटेल डिस्कशन वहाँ पर मिलेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? आयु बताना है, सेवानिवृत्ति की आयु। तो ऑप्शन होता है 65 वर्ष। याद रखिए 65 ईयर्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 ईयर्स है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 ईयर्स है। इसके बाद याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन पेंशन केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। और याद रखिए उच्च न्यायालय के बारे में, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है और कोई लाभ के पद पर नहीं हो। लेकिन ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य होना कोई ज़रूरी नहीं है, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानकारी देता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें क्या क्या आवश्यक है? तो पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। और इसके साथ याद रखिए वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, पर लोकसभा का सदस्य रहना अनिवार्य नहीं है। चौथा है कि चुनाव के समय वह किसी के लाभ के पद पर नहीं हो। नोट दिया हुआ है लाभ के पद को संविधान के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। सांसद, विधायक, मंत्री संवैधानिक पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। चलिए अब देखिए अगला सवाल है। क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन था?
पहला वैज्ञानिक जो बने हैं वो हैं सीवी रमन। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में किया गया था, याद रखिए। और 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, और वो तीनों व्यक्ति कौन कौन हैं तो याद रखिए। पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन, जिसे चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते हैं। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन खोज किया था। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रखिए इसके बारे में, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक एवं दूसरे व्यक्ति सीवी रमन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एवं वे भारत के प्रथम वैज्ञानिक रहे। डॉक्टर याद रखिए हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। इन सभी फैक्ट्स को जरूर आप नोट डाउन करके चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो राष्ट्रीय अवकाश कौन से दिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को। बाकी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो ये सभी क्या है, इन सभी में छुट्टी रहता है, अवकाश रहता है। आइए जानते हैं 25 दिसंबर को क्या होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक अवकाश है जो ईसा मसीह के जन्म की याद दिलाता है। यह अवकाश दुनिया भर में अरबों लोगों के द्वारा मनाया जाता है। भारत में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं मनाया जाता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में निम्नलिखित दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद याद रखिए 15 अगस्त तो सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869। यहाँ पर इम्प्रूव कर लीजिए, 1969 गलत है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा बताइए कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा इसमें तमिल होता है, याद रखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भारतीय भाषाओं से होती है। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तमिल मुख्य रूप से तमिलनाडु में बोला जाता है। यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिए। साथ ही याद रखना है दक्षिण भारत की भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है। अब आइए हिंदी है, तो यह ज़्यादातर उत्तर भारत में बोला जाता है। यह भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए दूसरी भाषा है तेलुगु। तो यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बोला जाता है। यहाँ की ये राजभाषा है। साथ ही याद रखिए तेलुगु भाषा पहली रचना शब्द गाथा सप्तशती में मिलते हैं, जिसका कवि हाल द्वारा रचना किया गया था। इसके बाद भाषा है कन्नड़। तो यह मुख्य रूप से कर्नाटक में बोला जाता है। कन्नड़ भाषा पहला साक्ष्य हेलविड शिलालेख से प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सवाल लिखा गया है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ज्ञानेश कुमार अभी भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट में चेंज हो चुका है, तो हम करंट अफेयर्स को स्किप करके चलेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है उसे स्किप करके चलेंगे। चलिए चुनाव आयोग है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चुनाव आयोग के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 एवं अनुच्छेद 324 में है।
शुरुआत में चुनाव आयोग एक सदस्य निकाय था, पर वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि 2 सदस्य को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। हालांकि तीनों सदस्यों की शक्ति समान होती है। और याद रखिए, चुनाव आयोग द्वारा कोई भी निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। सभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सभी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 ईयर्स जो पहले होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया अपनाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी चुनाव आयुक्त के सलाह पर हटाया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपका बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2018 का प्रश्न पत्र है। आइए इसे डिटेल में पूरा देखते हैं। पहला सवाल, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, बताइए। चलिए बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का उत्तर जो है ऑप्शन ए करना राइट आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए उद्देशिका है तो इसके बारे में पूरा बिल्कुल डिटेल देखते हैं। उद्देशिका को भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप लेता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का दर्शन तथा संविधान की कुंजी कहा जाता है। और इसमें याद रखिए, वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है एवं संसद इसमें संशोधन कर सकती है, पर नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अब तक भारतीय प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन किया गया है, और वो कब किया गया, क्यों किया गया, तो देखते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द समावेश किए। ठीक है, 3 नए शब्द यहाँ पर समावेश किया गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष अखंडता। ठीक है, चलिए एक शब्द और कौन था, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है। निजता का अधिकार याद रखिए 21 में, किस में है, तो 21 में है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी KS पुट्टस्वामी केस से स्थापित हुआ। अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, मनपसंद जीवन साथी इत्यादि का अधिकार है। अब आइए सूचना के अधिकार के बारे में जानते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो सूचना का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 19 के 1 के तहत मौलिक अधिकार है। इसके बाद याद रखिए कि देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत ही मौलिक अधिकार है। विदेश घूमने का अधिकार जो होता है आर्टिकल 21 के तहत ये मौलिक अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1 के तहत मौलिक अधिकार होता है। और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका अगला संशोधन है 86वां संशोधन 2002 के तहत क्या हुआ था, तो याद रखिए इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया एवं संविधान में इसके लिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बताया गया है। इसे संविधान के भाग 4(1) के अनुच्छेद 51A में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। याद रखना, मूल संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख था, जबकि मौलिक कर्तव्य का नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा, तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ रूस के संविधान के तर्ज पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को 51A में रखा गया है। चलिए कुछ आर्टिकल है जानते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में है कि अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत में सभी नागरिक
और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में कार्य करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो होता है केवल नागरिकों को के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट्स है जिसे याद रखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किया गया है। इसमें वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) में कहा गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता। इसके बाद याद रखिए 19(2) में शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(3) में सभा एवं संगठन बनाने का स्वतंत्रता है। 19(4) में भारत में कहीं भी यातायात करने का अधिकार है। 5 में कहा गया अस्थायी रूप से भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता होगी। और 19(6) में है किसी वृत्ति, पेशा, कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो शक्ति होता है 44वां संशोधन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 24वें संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। 44वें संविधान संशोधन 1978 कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु अगली बार मानना अनिवार्य है, अर्थात राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पारित विधेयक पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति दिया गया है, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करना बाध्यकारी हो जाता है। 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार कई बदलाव किए थे, जिसे मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन की तरह फिर से अधिकांश संशोधन में बदल दिया गया। 39वां एवं 40वां संविधान संशोधन ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिए ये बने थे 14वें राष्ट्रपति। ठीक है। तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद भारत के व्यक्तिगत क्रम में 14वें एवं पद क्रम में 15वें थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसलिए क्रम में ये अंतर है। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, याद रखिए। इसके बाद याद रखना है श्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली उड़ीसा प्रथम राष्ट्रपति हैं। ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और व्यक्तिगत क्रम में 15वें और राष्ट्रपति के पद क्रम में 16वें हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दिया है, यानी संवैधानिक प्रावधान का स्रोत दिया गया है कि कौन सा किससे लिया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का सी होता है इसमें, यानी पहला का 4 होगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। दूसरा का 3 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। चलिए यहाँ पर ये सारा चीज़ आपको डिस्कस कर दिया गया है। चलिए आगे इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय संविधान पर कई देशी और विदेशी स्रोतों का प्रभाव है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? चले बताइएगा किसे नियुक्त किया गया। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी बताइए वर्तमान में महालेखा परीक्षक कौन है, सीएजी कौन है? चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए। आइए इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कहते हैं इसे, और यह संविधान का अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। इसे लोक वित्त, सार्वजनिक धन का संरक्षण नियंत्रक कहा जाता है। इसका नियंत्रण केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकाय तक होता है, अर्थात तीनों स्तर पर खातों की जांच करती है। यह संसद के लोक लेखा समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, आइए आगे इसके बारे में जानते हैं सीएजी के बारे में। तो सीएजी राष्ट्रपति को 3 तरह का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं एवं तीसरा है सरकारी उपक्रम लेखा परीक्षा रिपोर्ट। बाद में राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। नोट दिया कि सीएजी की रिपोर्ट जांच लोक लेखा समिति करती है। सीएजी संसद का एजेंट होता है एवं केवल संसद के प्रति ही जिम्मेवार होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है एवं शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की तरह अर्थात महाभियोग द्वारा अपना पद छोड़ने के बाद सीएजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। अब अगला सवाल है, लिखा है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी करना क्या है, राइट आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इसमें कथन सही होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर है लोकतंत्र किसे कहते हैं। ऐसी प्रणाली जो जनता द्वारा चलाई जाए उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से हर निर्णय में भाग लेती है। इस तरह का शासन प्रणाली छोटे एवं शिक्षित देश में सफल हो सकता है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। जबकि दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो इसमें जनता हर निर्णय में भाग नहीं लेती बल्कि अपना प्रतिनिधि चुन देती है और यह प्रतिनिधि जनता की ओर से सारे निर्णय लेती है। जैसे अप्रत्यक्ष में जो उदाहरण है भारत, अमेरिका सहित कई देश आते हैं जहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो आंसर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में याद रखिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारीय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263 में। राज्य, केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना इसका काम है। पहली बार इसका गठन जो है जून 1990 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और वर्ष में कम से कम 3 बैठक इसकी होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल 42 है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो देखिए कम से कम 4, कितने स्टेट में? तो 4 स्टेट में मान्यता होना जरूरी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित शर्त को पूरा करना चाहिए। पहला शर्त है 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो तथा कुल मिलाकर लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त हो। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त हो। दूसरा कंडीशन है कि लोकसभा का 2% सीट प्राप्त किया हो, वो भी 3 विभिन्न राज्य से, या तीसरा है कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिला हो। किसी दल को राज्य स्तरीय दल बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। अब देखिए राज्य स्तरीय अगर बनना है तो क्या कंडीशन है? तो राज्य में हुए लोकसभा चुनाव में कुल मत का 6%
प्लस 1 लोकसभा सीट होना चाहिए। जबकि दूसरा है राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का 6% प्लस 2 विधानसभा सीट होना चाहिए। तीसरा है विधानसभा के कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो, ठीक है। और चौथा है प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट। पाँचवा है लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में कुल वैध मत का 8% सीट, ठीक है। इसके बाद याद रखिए, किसी दल को निबंधित दल, राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग इसे मान्यता देता है। नोट, आपको चुनाव आयोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए तथा केंद्रीय चुनाव आयोग को एवं राज्य चुनाव आयोग को रिलेट कर एक साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आइए कुछ आर्टिकल देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग को एक अस्थायी एवं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय माना गया है। इसका गठन देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए किया गया। अन्य नाम है चुनाव आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। शुरुआत में चुनाव आयोग में 1 सदस्य होता था, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर याद रखिए, 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होता है। ये सभी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल का आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लास्ट होता है। अब अगला जो हम सेट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, इसलिए अब अगला जो सेट आपका ये दिया है, तो इस सेट का प्रश्न पत्र हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सेट आपको करवाया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट कराया जा रहा है बिहार दरोगा का। तो इसलिए वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, इन सभी सवाल को आप लोग बिल्कुल याद करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, ठीक है। पूरा जिस दिन समाप्त हो जाएगा आपका नंबर बिल्कुल आएगा एग्ज़ाम में 100%।